हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो करेंगे एमसीक्यू बेस्ड ऑन वेव मोशन। वेव मोशन का जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था उससे संबंधित जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर हमें आज डिस्कस करना है। और इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो सारे ही वेव मोशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मैकेनिकल वेव ट्रांसमिट्स, जो हमारी यांत्रिक तरंगे हैं वो अपने साथ क्या कैरी करती हैं, अपने साथ क्या ले जाती हैं। क्या वे एनर्जी ले जाती हैं, ऊर्जा ले जाती हैं, क्या संवेग ले जाती हैं, या एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ले जाती हैं, या करंट को अपने साथ जब वे चलती हैं तो अपने साथ किस चीज को वो कैरी करती हैं। क्या वे एनर्जी को कैरी करती हैं, क्या वे मोमेंटम को कैरी करती हैं, या इन दोनों को ही कैरी करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो एक तरीके से यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ये होगा। सी आंसर इसका होगा कि जो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं वे एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही यहाँ पर कैरी करती हैं। तो ये हमें इसका आंसर एक तरीके से सी यहाँ पर हमें देना है, तो ये इसका आंसर यहाँ से हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जो अंदर यहाँ पर है वो है कि मैकेनिकल वेव ट्रेवल इन मीडियम, माध्यम में चलती है क्या। जो हमारी यांत्रिक तरंगे वो उनके चलने के लिए क्या माध्यम की जरूरत होती है, या बिना माध्यम विदाउट मीडियम या बिना माध्यम के चलती है, विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश की चाल है उससे चलती है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी यांत्रिक तरंगे हैं, जो मैकेनिकल वेव्स यहाँ पर ये हैं, इनको चलने के लिए हम देखेंगे कि मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ये पहला आंसर इसका ये होगा, इन्हें चलने के लिए यहाँ से मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ये इसका एक तरीके से राइट आंसर यहाँ पर ये होगा। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर को। और तीसरे क्वेश्चन में जो यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि दोज वेव्स विच डू नॉट नीड मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। ऐसी वे जो तो हमारी जो तरंगे हैं, जो वेव्स हैं, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है चलने के लिए, वे कौन सी वेव्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स को तो माध्यम की आवश्यकता होती है, और साउंड वेव भी एक तरीके से मैकेनिकल वेव्स ही हैं। तो इनको भी चलने के लिए एक तरीके से माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो सी पार्ट इसके अंदर ये है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये बिना माध्यम के चल सकती हैं। तो सी इसका आंसर होगा कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो ये ये सी आंसर इसका यहाँ पर होगा। तो सी आंसर है इसका। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, क्रस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म्ड इन ट्रांसवर्स वेव, साउंड वेव, मोशन ऑफ स्प्रिंग, या इनमें से कोई भी नहीं। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं वो किस तरह से होते हैं। वो कुछ इस तरह के बने होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भी कि ये अगर हम वेव को यहाँ पर ये ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। जो हमारी वेव्स होती हैं क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है वो ये होता है। जो इसमें ये विस्थापन की तरफ होती है, और ये टाइम के साथ इसका ये होता है। तो ये जो ऊपर वाले उठे पार्ट है ये पॉजिटिव साइड इसकी होती है एक तरीके से, और ये नेगेटिव साइड यहाँ पर होती है। तो जो उठे हुए पार्ट हैं ये इनको हम क्रस्ट कहते हैं एक तरीके से, क्रस्ट इनको बोलते हैं। तो ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, लेकिन जो ये मिनिमम जिनका एम्पलीट्यूड है माइनस की तरफ हो जाता है मैक्सिमम, इसको हम ट्रफ बोलते हैं यहाँ पर। तो ये भी ट्रफ है और एक तरीके से ये भी ट्रफ है। तो दो मिनिमम जो हमारे ये यानी कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में चलती है तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। बाकी साउंड वेव जो है वो एक तरीके से कंप्रेशन और रेरफेक्शन बनते हैं, स्प्रिंग के अंदर भी कंप्रेशन रेरफेक्शन बनते हैं। तो इसमें ट्रांसवर्स वेव होगा, इसका पहला आंसर एक तरीके से सही हो जाता है। तो जो पांचवा क्वेश्चन इसके अंदर है वो ये है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी v एंड फ्रीक्वेंसी n ऑफ द वेव इज। जो हमारी तरंगे होती हैं उसके वेग में और आवृत्ति में जो संबंध होता है वो कौन सा है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो b है, v इजिकल टू एन लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य इसको हम कहते हैं। तो ये b पार्ट इसका यहाँ से सही हो जाता है। जो सिक्स क्वेश्चन इसके अंदर है
तो 6 क्वेश्चन के अंदर क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट इज कॉल्ड। तो जो हमने अभी इससे ऊपर बताया था कि ये क्रस्ट होते हैं या ट्रफ होते हैं, तो इनके बीच का जो ये नियरेस्ट डिस्टेंस होता है, ये इसको हम एक तरीके से तरंग दैर्ध्य लैम्डा यहाँ पर बोलते हैं, लैम्डा इसको बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन इसमें हमें दिया था कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड होगा, टाइम पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी। तो वेवलेंथ इसके अंदर होगी। तो ये इसका डी डी आंसर इसका सही है, जो इसका फोर्थ है। तो डी आंसर इसका सही है, नीचे जो दिया हुआ। तो सेवंथ क्वेश्चन पे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और सेवंथ क्वेश्चन में क्या दिया है कि रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज गिवन बाई। जो पाथ डिफरेंस है, जो कलांतर और पथांतर में जो संबंध होता है, वो सही संबंध यहाँ पर क्या है, तो वो है डेल्टा फाइव इज इक्वल टू, ये यहाँ पर एक तरीके से सही संबंध इसके अंदर यहाँ पर ये है। तो ये वाला इसमें सही होगा, ये इसके अंदर एक तरीके से सही है। डेल्टा फाइव के 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, ये यहाँ पर सही है। आठवां क्वेश्चन है, ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो वहाँ पर कम्युनिटी वाला लिंक है, तो सब जाकर वहाँ से देख भी सकते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर अभी तक कोई दे नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये है कि ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू 0.5 साइन 20 पाई टी प्लस 0.4 एक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव विल बी। तो इस इक्वेशन के आधार पे हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है, अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसकी जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है कि y इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है a जो एम्पलीट्यूड कहलाता है, और दूसरा होता है यहाँ पर हम साइन, साइन यहाँ पर हम कह देते हैं, थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ है, लेकिन ये इसको मान लीजिएगा ये एस ही है। तो साइन यहाँ पर होता है 2 पाई, एक तरीके से जो साइन बाहर होता है 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई, और यहाँ पे एक ब्रैकेट होता है, उसके बाद होता है एन टी, स्मॉल टी यहाँ पर लिखेंगे एन टी, और फिर होता है यहाँ पर एन टी माइनस एक्स होता है, और उसके ऊपर नीचे होता है एक लैम्डा, वेवलेंथ जिसको हम कहते हैं। तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की एक जनरल इक्वेशन होती है, इससे हमें इसकी तुलना करनी पड़ती है, इसकी कंपैरिजन यहाँ पर करना पड़ता है। तो अगर ये देखें कि y है, यहाँ भी y है, तो ये वाला जो है एक तरीके से ये एम्पलीट्यूड है। तो इस पर ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस पर कॉम्पिटिशन की दृष्टि से भी बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन से हम कई सारी चीजें पूछ सकते हैं। यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड पूछ सकते हैं, और फिर यहाँ से देखिए ये जो एन है यहाँ पर, ये वेवलेंथ है, और ये जो आ रहा है यहाँ पर, ये एक तरीके से ये और ये इसकी अगर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसी की तरह का बन जाएगा। ये 20 पाई जो यहाँ पर है, ये है, ये 2 पाई एन हो जाएगा। तो एक तरीके से जो 2 पाई एन है, अगर इसकी कंपेरिजन हम यहाँ से करें, तो 2 पाई एन इज इक्वल टू, यहाँ से वहां पर जो 20 पाई है, ये उसके बराबर यहाँ से हो जाएगा, 20 पाई के बराबर। तो पाई से पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से देखेंगे तो एन बराबर जो यहाँ से निकल के आएगा, एन इज इक्वल टू, यहाँ से 20 यहाँ से निकल कर आएगा, 20 यहाँ से, सॉरी 10 यहाँ से निकल कर, ये 10 बनेगा, तो 10 यहाँ से निकल जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है, और इसी जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है आवृत्ति की, वो होती है एक तरीके से हर्ट्स यहाँ पर होती है। तो 10 हर्ट्स, जो डी इसका आंसर सही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक, हम इसमें ऑसिलेटरी नहीं होगी, ए और बी बोथ नहीं होगा, तो यहाँ से ये ए होगा इसका, तो ए पीरियोडिक यहाँ पर ये मोशन होगी। तो चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी हाँ 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। फेज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन, जो वेव्स के अंदर हम कहते हैं फेज, जिसको हम कला बोलते हैं, तो वहां पर फेज क्या बताता है। फेज हमेशा उस पार्टिकल की जिसके साथ वेव के साथ है वो अटैच है, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बताएगा, या डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल बताएगा, या पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल दोनों ही बताएगा, या नन ऑफ द अबव, कौन सा होगा। तो इसमें सी आंसर होगा यहाँ पर, कि जो फेज होता है पार्टिकल का, वो उसकी पोजीशन एंड डायरेक्शन दोनों को ही बताता है फेज, तो इससे जुड़ा हुआ होता है।
एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वो क्या होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर अगर हम जाएं तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है वो ये होता है कि ये तो वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की वो होती है वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए इज द एम्पलीट्यूड, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं। तो ये इसकी एक एक्सप्रेशन होता है। तो वी तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब ये वाली टर्म जीरो हो जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, और ये डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो को रख देंगे तो ये मैक्सिमम यहाँ से हो जाएगा, तो इसको जीरो रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा तो ए ओमेगा। तो कौन सा आंसर बनता है, बी आंसर इसका सही बनता है, ये वाला। चलिए 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, बहुत सिंपल है और काफी बार ये पूछा भी जाता है कि हमेशा जो ए यहाँ पर है एक्सेलरेशन है जो हमने नीचे बताया भी था, और वाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो हमेशा जब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसा आ जाए देन दैट मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक। तो ये इसका पहला आंसर है सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13 है, और इसके अंदर दिया गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इसका सी आंसर एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बनता है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका सी आंसर है। तो 14 क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। तो 14 क्वेश्चन में क्या, टोटल एनर्जी ई ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्टली इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखते हैं कि जो एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, ई इज इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे तो 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये होता है। तो एन स्क्वायर फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर इसके भी एम्पलीट्यूड को अपने कैपिटल ए से माना है तो इसके भी होता है। तो एन स्क्वायर और ए स्क्वायर ये दोनों पर ही यहाँ पर एक तरीके से ये यहाँ पर ये डिपेंड करता है। तो सी आंसर इसका सही है। 15 क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। बाय यूजिंग द सिंपल पेंडुलम वी कैन डिटरमाइन, ये तो बहुत ही सिंपल है और फर्स्ट सेमेस्टर में लोग इसके प्रैक्टिकल भी करते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम की हेल्प से हम गुरुत्व त्वरण जी निकालते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं गुरुत्व त्वरण। तो डी आंसर इसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो 16 है। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्रीज इंक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसको एक ग्राफ से भी हमने वहाँ पर दिखाया था। तो ग्राफ कुछ इस तरह का हमने बनाया था वहाँ पर। तो एक ग्राफ ऐसा था पोटेंशियल एनर्जी का, एक था काइनेटिक एनर्जी का इस तरह का था, और एक ऐसी लाइन दिखाई थी ये वाली। तो ये टोटल एनर्जी के लिए यहाँ पर लाइन थी जो कांस्टेंट को यहाँ पर शो करती है। तो कांस्टेंट इसके अंदर होगी 17 जो है। इन स्प्रिंग मास सिस्टम द टाइम पीरियड एंड फोर्स कांस्टेंट आर रिलेटेड एज, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पर होता है वो होता है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्प्रिंग के लिए जो मास लटकता है एम एम अपॉन के। तो ये एक्सप्रेशन वहाँ पर होता है। तो इस एक्सप्रेशन के आधार पे हम बता सकते हैं जो टाइम पीरियड है इट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फोर्स कांस्टेंट। तो कौन सा सही है इसमें, पहला सही आंसर होगा। तो 18 क्वेश्चन नंबर 18 पे हम देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। इन द स्प्रिंग द रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट, अगर दो स्प्रिंग एक तरह से सीरीज में जुड़ी हो, श्रेणी क्रम में जुड़ी हो, तो उसके अंदर जो फोर्स कांस्टेंट रहता है वो ये होगा, जो के यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो एक तरीके से सीधा सीधा जुड़ जाता है यहाँ पर K1 प्लस K2, ये सीधा सीधा यहाँ पर ऐड हो जाता है K1 प्लस K2। तो ये है इसका आंसर एक तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो 19 क्वेश्चन यहाँ पर ही है, और 19 क्वेश्चन के अंदर दिया गया व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। जब हम कहते हैं कि जो दोलन करने वाली वस्तु है जब उसका जो एक तरीके से उसकी फ्रिक्वेंसी है और जो उसकी बाहरी फ्रिक्वेंसी है अगर वे बराबर हो जाए तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो इसका ए आंसर होगा। तो ये रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर, ये हमारे पास यहाँ पर फिगर दी हुई है, और इस बार क्या किया है, मास को यहाँ के अटैच किया है, यहाँ पर अटैच नहीं किया है।
तो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट इसमें क्या होगा, तो इस केस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है और वन अपॉन करके जुड़ेगा, तो वन अपॉन के जो रिजल्टेंट इसका होगा वो एक तरीके से ये होगा 1/50, ऐसे करके ये रिजल्टेंट इसका निकलता है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम ना होके समांतर क्रम यहाँ पर ये है। तो 1/50 अपॉन में 1/100, और ये इसको जब हल करेंगे तो देखेंगे कि इसका डी आंसर सही निकल के आता है, तो ये इसका आंसर सही होगा। तो इन ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 times द काइनेटिक एनर्जी, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजिशन इज। तो इसके अंदर हमें पहचानना है कि कौन सा इसके अंदर आंसर होगा। तो इसके अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि इसने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम यू से इसको मानते हैं, और वो क्या कहा है इसने कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी 2 times है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या मानते हैं यहाँ पर, के मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे, दोनों को हल कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी देखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, वो एक तरीके से 1/2 अभी हमने देखा था, तो वो था यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में यहाँ पर के स्क्वायर ये था, और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, उसमें भी यही आएगा एम ओमेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा, सॉरी वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एम एक तरीके से ओमेगा स्क्वायर, और इंटू में यहाँ से आता है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके आता है। जब इसको हल करते हैं तो उसका आंसर ये निकल के आएगा बी, तो बी आंसर इसका यहाँ से सही होगा। तो ये 21 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच अनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रेव साउंड एंड द श्रिल साउंड इज कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ध्वनि के अंदर एक तरीके से मोटी आवाज और पतली आवाज में अंतर करता है। ग्रेव मतलब भारी आवाज, मोटी आवाज, जैसे मेल की आवाज मोटी होती है, बच्चे की आवाज पतली होती है, तो जैसे शेर की आवाज, तो वहाँ पर शेर की आवाज कैसी होती है, मोटी होती है, तो उसको ग्रेव हम साउंड कहते हैं। और बिल्ली की आवाज बहुत बारीक होती है तो श्रील आवाज कहते हैं। तो इन दोनों में जो डिफरेंस करता है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड पिच। तो बड़ा ध्यान रखना इस पे, पिच इसका ये होता है। चलिए, तो 23 क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द लाउडनेस इज डेसिबल होती है, बिल्कुल आंख बंद करके आंसर लगा देना है कि डेसिबल। न्यूटन तो फोर्स की होती है, जूल एनर्जी की होती है, वाट पावर की होती है, लेकिन जो लाउडनेस होती है एक तरीके से उसकी डेसिबल हम यहाँ पे यूनिट पढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन में क्या है, ए पर्सन कैन नॉट लिसन द साउंड ऑफ द इंटेंसिटी। तो ये एक थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है साउंड की, 10⁻⁻12। अगर इससे कम होती है तो हमारे कान उसको नहीं सुन पाएंगे, कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं जो उसको सुन सकते हैं। तो पहला ये आंसर इसका होगा एक तरीके से, इससे कम अगर साउंड है तो इंटेंसिटी है तो हम नहीं सुन पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इको। जो प्रतिध्वनि होती है, जो इको होती है, तो यहाँ से अगर कोई श्रोता यहाँ पर खड़ा है, ये श्रोता हम बना देते हैं इसको, ये श्रोता है, और ये अपने मुंह से कुछ आवाज निकालता है, इधर कोई दीवार है, तो जब साउंड यहाँ से जाएगी टकरा के वापस आएगी, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम इको जनरेट करने के लिए, तो वो है 17 एक तरीके से मीटर, इतना होना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, इससे मिनिमम पे इको नहीं बन पाएगी। तो चलिए 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ इको इज इन रडार, सोनार, ए एंड बी बोथ। तो रडार में भी है, सोनार में भी है, तो एक तरीके से इसका सी आंसर हो जाता है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। 27 क्वेश्चन, इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस द डैम्पिंग फोर्स एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो हमारे अवमंदन ऑसिलेशंस होते हैं जिनको हम डैम्प फोर्स कहते हैं, डैम्पिंग ऑसिलेशंस कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस जिसको हम बोलते हैं, तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कुछ इस तरह के बने होते हैं जिसका एम्पलीट्यूड समय के साथ धीरे 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 कम होता चला जाए, तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस है। तो यहाँ पर जो इसको ये ऑसिलेशन कम कौन करता है, एक डैम्पिंग फोर्स होता है एफ डी, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो जो एफ डी हम होता है जब हम देखेंगे तो इट डायरेक्टली, एफ डी जो यहाँ पर ये है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो ये ए आंसर इसका सही होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा। चलिए 28 क्वेश्चन हमें एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्बरेशन टाइम क्या होता है। तो रिवर्बरेशन टाइम का फॉर्मूला में बिल्कुल रटा होना चाहिए, वो ये होता है
T इज इक्वल टू 0.165 V अपॉन ए यहाँ पर एक तरीके से एरिया है और V द वॉल्यूम यहाँ पर ये है। तो चलिए V ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट यहाँ पर होता है इस तरीके का, ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। तो चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज, तो जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कहाँ से होती है, और तो देखते हैं कि जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स की एक तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। तो ये आंसर इसका सही है। तो मोर देन 20 किलो हर्ट्ज दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाई, एक इनमें से कौन सा मेथड है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड, पीजोइलेक्ट्रिक मेथड है, कॉम्पटन इफेक्ट है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो कौन सा वो मेथड है जिससे अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट की जा सकती है, बनाई जा सकती है? तो बी आंसर इसका होगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखना है हमेशा, अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करने के लिए काम आता है। तो ये हुए 30 क्वेश्चंस बच्चों। तो उम्मीद है कि सब लोगों को पसंद आए होंगे और काफ़ी जानकारी आप लोगों को इसमें हुई होगी। तो ये 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आगे एक और भी चैप्टर्स के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।